Hello students. So today we will start the last chapter of your 11th class, that is chapter 15 waves. हमने oscillations के बारे में पढ़ लिया, अब हमने waves पढ़ना है. क्लियर? ऑसिलेशन में हमने पढ़ा सिर्फ कि टू एंड फ्रो मोशन होता है. सो अब हमने पढ़ना है वेव्स. वेव्स बेसिकली क्या, अगर हम नेम से देखें, आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे, अगर आपने पॉन्ड में कहीं पर कहीं पानी है, उसमें एक पत्थर डाला तो क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे सर्कुलर पैटर्न होता है और वो बाहर की तरफ जाता है. सर्कुलर पैटर्न है ना, सर्कुलर पैटर्न बनता है. जैसे ही हम कोई भी स्टोन डालते हैं किसी पॉन्ड में, क्लियर, तो हम क्या बोलते हैं कि ये वेव ट्रैवल कर रही है, वेव बन रही है जो आगे जा रही है. तो बेसिकली क्या होता है, वो वेव नहीं होती, वो सिर्फ एक एनर्जी होती है जो कि आगे ट्रैवल करती है. ठीक है, ऐसे ही साउंड वेव, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, अगर हम एक ही रूम में हैं तो मेरे बोलने से, मेरे माउथ से आपके ईयर्स तक आवाज कैसे पहुंच रही है, दैट इज ड्यू टू साउंड वेव्स. ठीक है, ये साउंड वेव में क्या होता है, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन होता है, क्लास 9th में पढ़ा होगा. लाइट भी क्या है, लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो हमने डिफरेंट वेव्स के बारे में पढ़ना है. सो वन बाय वन देखते हैं. सो दिस इज द कंटेंट फॉर द चैप्टर. First is wave motion. So what is wave motion? It is a means of transferring energy and momentum from one point to another without any actual transport of matter between these points. So हमने अगर वाटर में, पॉन्ड में एक पत्थर डाला, क्लियर, वाटर में अगर पॉन्ड में एक पत्थर डाला तो क्या होता है, वेव्स बस वहां पर जहां पत्थर डाला, पार्टिकल्स अपनी जगह वहीं पर ही ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे. क्लियर, पार्टिकल टू एंड फ्रो अपनी जगह करेंगे, बस एनर्जी आगे ट्रांसपोर्ट होगी. वो एनर्जी जो आगे ट्रांसपोर्ट होती है, हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये वेव ट्रांसपोर्ट हो रही है आगे. ठीक है, सो एक्चुअल में वो कहां, जो मैटर है जहां पर हमने पत्थर डाला, वो मैटर आगे नहीं जा रहा, मैटर अपनी जगह ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, बट वो क्या कर रहा है, एनर्जी आगे ट्रांसमिट कर रहा है. मैं बोल रहा हूं, मेरे माउथ के पास जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, ये वाले पार्टिकल्स अगले वाले पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे. फिर नेक्स्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो अपने वाले आगे अगले पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे. वो पार्टिकल अपनी जगह ही टू एंड फ्रो मोशन करते रहेंगे, सिर्फ एनर्जी आगे ट्रांसपोर्ट होगी जो कि आपके ईयर्स तक आएगी और आप हमारे को आवाज सुनाई देगी. क्लियर. So wave motion we can also define as it is a kind of disturbance which travels through a material medium having property of elasticity and inertia. wave के लिए जो मीडियम है जिसमें वेव ट्रैवल कर रही है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए और उसमें कुछ इनर्शिया भी होना चाहिए. ठीक है, so it is a kind of disturbance which travel through a material medium due to repeated periodic vibration of the particles of medium about their mean position. During the motion of disturbance is handed on from one particle to adjoining particle and so on without any net transfer of medium. तो अगर हम बोल रहे हैं साउंड वेव की बात करें तो ये मीडियम आगे नहीं जा रहा, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह ही अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, बस वो आगे एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं. क्लियर. सो वेव इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. सो यहां पर हम एग्जांपल से देख लेते हैं. सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को मैंने एक साइड से प्लग किया, थोड़ा सा यहाँ मोशन किया, तो क्या होगा, ये मोशन थोड़ा आगे ट्रैवल करेगा और आगे ट्रैवल करेगा. ठीक है, ट्रैवल करता जाएगा, यहाँ टकराने के बाद फिर वापस आएगा, यहाँ से अगर रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है. क्लियर. तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ काइंड ऑफ वेव, ये एक वेव प्रोपोगेट कर रही है आगे. क्लियर. सो लेट वन एंड ऑफ द लॉन्ग रोप इज अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट एंड द अदर एंड हेल्ड इन द हैंड. इफ द रोप इज जर्ग्ड सडनली, अगर सडनली रोप को हम जर्ग करेंगे by moving the hand in a single up and down motion as in figure 1a, an impulse is passed upon the rope from particle to particle. तो ये क्या किया, रोप तो यहीं पर है ना, मेरे हाथ में ही है रोप, ये वाला जो पार्टिकल है ये यहीं है, बस ये क्या कर रहा है, इस पार्टिकल ने आगे वेव को आगे एनर्जी ट्रांसमिट करी, तो जो अगले पार्टिकल्स थे ये वाले, इनमें मोशन हुआ, फिर इन पार्टिकल्स ने नेक्स्ट पार्टिकल में ट्रांसमिट करी, तो ये वाले पार्टिकल तो यहीं पर ही है. ठीक है, नेक्स्ट पार्टिकल ऑसिलेट हुआ, पार्टिकल आगे मूव नहीं कर रही, सिर्फ वेव आगे मूव करेगी, एनर्जी ट्रांसमिट होगी. इफ द हैंड इज मूव्ड अप एंड डाउन इन कॉन्टिन्यूअस सिंपल हार्मोनिक मोशन एज इन फिगर बी, एन एक्सटेंडेड ट्रैवलिंग साइनोसोडल वेव इज जनरेटेड. ठीक है, अगर क्या होगा, अगर हैंड मूव अप एंड डाउन मूव करेंगे, अगर हम बार बार हैंड को मूव करते रहे, जो फिगर भी है लास्ट वाला है, अगर बार बार उसको हम रोप को जग करते रहेंगे तो क्या होगा, एक वेव बन जाएगी, साइनोसोडल वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. इसमें तो क्या था, एक बार हमने जग किया, क्लियर, तो ऐसे वेव आगे ट्रांसमिट होगी. जब बार बार वेव जग करेंगे तो एक साइनोसोडल वेव टाइप फॉर्म बन जाएगा. क्लियर. सो आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि व्हाट इज वेव. वेव इज बेसिकली अ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी
ठीक है, पार्टिकल्स अपनी जगह ही ऑसिलेट कर रहे हैं, बस वो आगे एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम, दैट इज अ वेव। तो वेव प्रोपोगेट कहाँ हो रही है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वहां पर वेव जा रही है। सो वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट इज अ मैकेनिकल वेव, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने, साउंड चैप्टर। मैकेनिकल वेव, दीज वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन अ मटेरियल मीडियम सच एज वाटर, एयर एंड रॉक्स। तो ऐसी वेव जो कि सिर्फ मटेरियल मीडियम में ही प्रोड्यूस होती हैं, उसको कोई मीडियम चाहिए होता है उन वेव्स को, जैसे एयर, वाटर या रॉक्स, सॉलिड, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव, मतलब उनको कुछ मीडियम चाहिए होता है। एग्जांपल, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, जो मैं अभी बता रहा था आपको, अगर हम पत्थर फेंकेंगे पोंड में तो वेव्स बनती हैं, जो सर्कुलर पैटर्न बनता है, दैट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। सेकंड इज वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग पे यहाँ वेव्स है, ये भी कैसी वेव है, ये मैकेनिकल वेव है, क्लियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लास 12th में पढ़ेंगे आप इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर सिंपल बात कर दूं, लाइट भी एक तरह की क्या है, वेव है, ठीक है। ट्यूबलाइट से जो रोशनी आ रही है, सनलाइट से रोशनी आ रही है, एक्स रेज, गामा रेज, आपने नाम सुना होगा बहुत बार, बहुत जगह मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है ये, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। उसके बारे में बस इतना जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव हैं जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं, क्लियर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, दे कैन इजीली पास थ्रू वैक्यूम, वो वैक्यूम में भी करती हैं। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में, अगर हम अब क्लास 8th में एक्टिविटी होगी, हम सपोज वैक्यूम में खड़े हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट, उसमें बेल अगर बजती है तो वैक्यूम में क्या हमें साउंड सुनाई देगी, नहीं, क्यों, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, उसको कुछ मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम में कुछ पार्टिकल्स नहीं होते तो वो ट्रैवल नहीं करती, क्लियर। सो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ऐसी वेव जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट इज मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स, ये भी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये ऐसी वेव्स होती हैं जो कि मटेरियल पार्टिकल्स के साथ, मूविंग पार्टिकल्स के साथ लिंक होती हैं वेव, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्लियर। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मैकेनिकल वेव, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर। जिसको मीडियम चाहिए होता है वो मैकेनिकल वेव, जिसे मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल ऑन करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टाइप ऑफ वेव मोशन, सो हमारे को ये पढ़ना है बेसिकली यहाँ वेव मोशन के टाइप। अब वेव कितनी तरह की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, अगर मैं आपको इसमें बताऊं वन बाय वन, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ये देखिए। सपोज मेरे पास यहां पर कोई डिस्टरबेंस है, ठीक है, डिस्टरबेंस है, उसकी वजह से ये वेव आगे यूं प्रोपगेट कर रही है, क्लियर। तो इसमें हो क्या रहा है, ये ऐसे तो ऑसिलेशन हो रही है, परपेंडिकुलर क्या हो रही है, पार्टिकल्स यहीं ऑसिलेट कर रहे हैं, बस वो क्या कर रहे हैं, इस वेव को आगे ट्रैवल कर रहे हैं, वेव आगे ट्रैवल हो रही है, पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। सो ये कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वेव मोशन इस डायरेक्शन में और पार्टिकल का ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की ट्रांसवर्स मोशन हो रहा है और वेव आगे ट्रैवल कर रही है, वेव इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, एनर्जी आगे ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, बट पार्टिकल्स अपनी जगह ही टू एंड फ्रो परपेंडिकुलर मोशन में इधर ऑसिलेट कर रहे हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्लियर, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज लाइक यहीं पर ही ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे ही, और वेव भी यहीं ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज लाइक आपने पढ़ा होगा कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, देन कॉम्प्रेशन, देन रेयरफेक्शन। साउंड वेव पढ़ा होगा क्लास 9 में, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन। तो जब वेव भी ट्रांसमिट ऐसे ही कर रही है और पार्टिकल्स भी ऐसे ही ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स भी ऐसे ही ऑसिलेट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, और वेव भी एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक ही साइड ट्रांसफर कर रही है, एक ही साइड मोशन कर रही है, तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अलोंग द लेंथ मूव कर रही है आगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो हमारे पास दो वेव है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, it is that wave motion in which the individual particles of the medium execute simple harmonic motion about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। मैंने आपको बता दिया क्या कि ये सपोज वेव है, ये वेव कैसे ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ना, बट इसके पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, यहीं ऑसिलेट कर रहे हैं। ये देखो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, यही पार्टिकल्स अब ऑसिलेट कर रहे हैं, क्लियर। और ये वेव बट कैसे, एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हो रही है, आगे की डायरेक्शन में। सो दिस टाइप ऑफ वेव इज ट्रांसवर्स वेव,
ओके। अब इस ट्रांसवर्स वेव की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में भी। ये तो हमने पहले ही बता दिया, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड। ये जो इसके पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मैक्सिमम, जो हाईएस्ट पॉइंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इनको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव है जिसमें क्या बना, क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये ट्रफ क्या है, ट्रफ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्लियर। सो हम वन बाय वन इस वेव के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज क्रेस्ट? इट इज अ पोर्शन ऑफ मीडियम विच इज रेज्ड अबव द नॉर्मल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ पार्टिकल व्हेन अ ट्रांसफर वेव पास टू इट। सो जो अपने ये जो इसका मीडियम है, यहां से उस डायरेक्शन में, 1 सेकेंड, ये जो सेंटर है, सेंटर से जो ऊपर वेव उठ रही है, ये वाली ए पॉइंट, सी पॉइंट, ई पॉइंट, ये जो वेव्स हैं, ये कैसी वेव्स हैं, दैट इज ये क्या पोर्शन है, दैट इज अ पोर्शन ऑफ क्रेस्ट। ये क्रेस्ट है, पॉइंट ए, ये वाला जो जितना ये पोर्शन है, ये सारा क्रेस्ट का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्रेस्ट और ये वाला पोर्शन क्रेस्ट, ठीक है। और पॉइंट ए है वो कहाँ है, इस क्रेस्ट के सेंटर पे, सी पॉइंट भी और ई पॉइंट भी, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ क्रेस्ट। ऐसे ही जो नेगेटिव डायरेक्शन में है मोशन, ये क्या है, ट्रफ, और ये बी, डी और एफ पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ट्रफ, ट्रफ के सेंटर। सो क्रेस्ट क्या है, सेंटर ऑफ क्रेस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, मैंने बता दिया, इट इज अ पोर्शन ऑफ मीडियम विच इज डिप्रेस्ड बिलो द नॉर्मल अनडिस्टर्ब्ड। जो सेंटर लाइन है उससे नीचे है, जो डिप्रेशन में है, ठीक है, दैट इज ट्रफ, और उनके जो सेंटर में पॉइंट है, दैट इज सेंटर ऑफ ट्रफ। व्हाट इज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ? वेवलेंथ क्या होगी, ये ए और सी पॉइंट के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, साथ साथ वाली ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, वेवलेंथ के। या सी और ई के बीच में, कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिफरेंस, दैट इज वेवलेंथ, क्लियर। ऐसे ही दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज वेवलेंथ, क्लियर। और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, ये ट्रफ है, सपोज ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, यहां पे ट्रफ है ना, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ वेवलेंथ, λ/2। ये हाफ है ना, पूरा इतना है, हाफ ये है और हाफ ये है, क्लियर। तो एक कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, λ/2। So what is wavelength? The distance of between the two consecutive crust and two consecutive trough. The distance between two consecutive crust and trough is called the wavelength. It is represented by lambda. So how the transverse wave is formed? इसको फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, सो दैट द पार्टिकल कैन रिटर्न टू देयर मीन पोजीशन। अगर हम पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं तो वो वापस आ जाए, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। इनर्शिया होना चाहिए मीडियम में, सो दैट द पार्टिकल कैन स्टोर द एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को ओवरशूट, स्टोर करें एनर्जी को, मीन पोजीशन से चले जाए, तो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसकी, इनर्शिया की। थर्ड इज मिनिमम फ्रिक्शन, जो मीडियम है उसमें मिनिमम फ्रिक्शन हो, क्यों, क्योंकि एनर्जी लॉस ना हो ज्यादा। और मीडियम आइसोट्रोपिक होना चाहिए, मतलब आइसोट्रोपिक मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे कि उसकी सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन एंड वेव प्रोपोगेट इन एवरी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेम स्पीड, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं मीडियम की, दैट्स व्हाई द ट्रांसवर्स वेव इज फॉर्म्ड ड्यू टू दिस 4 प्रॉपर्टीज, क्लियर। सो ट्रांसवर्स वेव में क्या पढ़ा, ऐसी वेव जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और वेव आगे प्रोपोगेट करती है, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? It is the wave motion in which the individual particles of medium execute SHM about their mean position along the same direction। जैसे मैंने बताया, ये compression, पहले क्या है, rarefaction, जहां पार्टिकल दूर दूर हैं, फिर पार्टिकल पास, आगे compression, फिर rarefaction compression। तो rarefaction compression ऐसे हो रहा है और ऐसे ही वेव आगे ट्रैवल कर रही है, क्लियर। इसी along the length ही compression rarefaction हो रहा है, ये along the length ही हो रहा है compression rarefaction, है ना। और यहीं पर वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ऐसी वेव जो सेम डायरेक्शन में, जिसमें एसएचएम होता है पार्टिकल्स का और उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि साउंड वेव्स,
ठीक है, और वाइब्रेशन ऑफ कॉलम इन ऑर्बन पाइप, वो मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव वी हैव स्टडीड. Next is the comparison between transverse and longitudinal wave. First is the particle of the medium vibrate at right angle to the direction of propagation of wave. हमने पढ़ लिया ट्रांसवर्स में क्या होता है, जो वाइब्रेशन होता है वो राइट एंगल पे होता है और वेव आगे ट्रांसमिट करती है. और इसमें क्या होता है, along the direction parallel, the particle of medium vibrate parallel to the direction of wave motion. Clear? Next is the wave is propagated in the form of crest and trough in transverse. Here the wave is propagated in the form of compression and rarefaction, like in case of sound wave. Next is this type of wave is generally possible in solids on or liquid surface, transverse wave, and in longitudinal this type of wave is possible in any medium, solid, liquid or gas. तो longitudinal wave किसी भी medium पे हो सकती है, but transverse wave either solids or liquid generally उसी पे होती है. Clear? So this is the comparison. Next is progressive wave. So what is progressive wave? A wave that travels from one point to another in a medium is called a progressive wave. एक ऐसी वेव जो मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करती है, मतलब प्रोग्रेस कर रही है ना, वो आगे चल रही है, तो उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं. और प्रोग्रेसिव वेव कैसी भी हो सकती है, इट मे बी ट्रांसवर्स, इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी, क्योंकि दोनों वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती हैं. क्लियर? सो दैट इज प्रोग्रेसिव वेव. So generally what is important, equation of a plane progressive simple harmonic wave. तो हमने ये जो वेव है जो आगे प्रोपोगेट कर रही है, ये जो वेव आगे प्रोपोगेट कर रही है, हमने इसका इक्वेशन निकालना है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का. ठीक है, मतलब ये जो वेव है इसको हम किसी चीज से रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल टर्म से, किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो निकालना है. सो प्लेन सिंपल हार्मोनिक वेव स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, एक वेव है जो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है. क्लियर? वेव इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, और वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में आगे ट्रैवल कर रही है. ठीक है, v वेलोसिटी से. सो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द पार्टिकल एट o. इस पॉइंट पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एट एनी टाइम, इस पॉइंट पे, o पॉइंट पे. सपोज इस पॉइंट पे, क्योंकि ये वेव हम एक पर्टिकुलर टाइम ले रहे हैं, टाइम t0 पे जब हमने नोट करना स्टार्ट किया, पर एक्चुअल में क्या है, वेव तो यहां भी ट्रैवल हो रही होगी ना. वेव तो पहले से ये ट्रैवल ही हो रही है पीछे की डायरेक्शन में भी, यहां से आगे चल रही है, ये वेव आगे चली है ना, ये वेव चली जा रही है. तो इस पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे, जो इस ओ पॉइंट पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जो इस ओ पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है, सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल टू 0, ये x पे यहाँ क्या है, ओ पॉइंट पे x 0 है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये वेव का एट टाइम 0, दैट इज r sin ओमेगा t. ठीक है, at x is equal to 0 the displacement is at point O is suppose r sin omega t, where r is the amplitude of simple harmonic motion. ये जो r क्या है, इसका एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की. ठीक है, ये हम पहले ऑसिलेशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. सक्सेसिव पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन लेटर देन द पार्टिकल एट ओरिजिन. तो जैसे ये वेव आगे प्रोपोगेट करेगी तो पार्टिकल जो इसके साथ साथ वाले हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, एनर्जी आगे प्रोपोगेट हो रही है, वेव मतलब एनर्जी, तो उसके साथ वाले पार्टिकल हैं वो भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे. बट सपोज एक पार्टिकल, यहां हम बात करते हैं पी पॉइंट पे, ये पार्टिकल वाइब्रेट तो करेगा, पर जो पार्टिकल यहां वाइब्रेट करा उससे कुछ टाइम बाद जब एनर्जी आगे ट्रांसमिट होगी तो ये पार्टिकल यहां वाइब्रेट करेगा. ठीक है, तो इसमें, इसके बीच में, इस पार्टिकल में और यहाँ के पार्टिकल में, जो पार्टिकल्स O पे हैं और जो पार्टिकल P हैं, इनके बीच में क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, फेज लैग होगा ना, कुछ टाइम बाद, जो हमने फेज पढ़ा था, फेज डिफरेंस होगा इन दोनों पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के बीच में. दोनों तो साथ साथ नहीं कर रहे, कुछ फेज डिफरेंस है, क्योंकि कुछ टाइम बाद वेव यहां पर आके आगे इनको एनर्जी मिली इन पार्टिकल्स को. सो सपोज phi is the phase lag of particle P with respect to the particle at origin. Suppose P कुछ देर बाद obviously वाइब्रेट करना शुरू होगा O से, P में कुछ फेज डिफरेंस होगा. सो इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, यहाँ सपोज ये x है कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे, और सम टाइम t पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज r sin, यहाँ क्या था O पे, r sin ओमेगा t. बट ये कुछ टाइम बाद हुआ तो कुछ फेज डिफरेंस आ गया ना, कितना फेज डिफरेंस आ गया, phi की. सो this displacement is r sin omega t minus phi. Clear? Where what is this x, y xt लिखा है, यहाँ y 0 थी था, x 0 था, यहाँ x क्या है, यहाँ x op के इक्वल है, o to p, this is x. So displacement at point p is yx is equal to r sin omega t minus phi, because phi is phase lag, p बाद में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा. So when distance
इक्वल टू 1 वेवलेंथ, द फेज चेंज इज 2 पाई। अब क्या है, अब यहां से देखो, जब वेवलेंथ क्या है, 1 सेकेंड, हमने क्या पढ़ा, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है इसको मैंने क्या बोला, वेवलेंथ बोला, ठीक है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो, यहां पर क्या होता है, या ये यहां से सेंटर से अगर देखेंगे हम, ये क्या है, ट्रफ है और ये ट्रफ है, ठीक है। ये देखो, ये लैम्डा है फेज डिफरेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं, कल मैंने आपको बताया था 0 है, ठीक है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है यहां पर, क्लियर। या यहां से देखोगे तो यहां से यहां तक आने में ये जो डिस्टेंस है, या यहां से यहां तक जाने में ये जो डिस्टेंस है, ये कितना होता है, 2 पाई। इसका फेज डिफरेंस यहां वहां से वहां तक क्या होता है, 2 पाई होता है फेज डिफरेंस, जहां एक वेव पूरी ट्रैवल करती है, ठीक है। 0 पाई बाय 2 2 पाई। तो ये लिखा है व्हेन डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ, जब एक वेवलेंथ का डिफरेंस है तो फेज कितना चेंज होता है, 2 पाई से चेंज होता है, पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाता है, वापस से वो वेव ट्रैवल होनी स्टार्ट हो जाती है, यहां से यहां, ठीक है, फुल चेंज। फिर उसके बाद नेक्स्ट वेव, तो यहां से यहां तक पूरा कितना है फेज डिफरेंस, फेज चेंज कितना हो जाता है, 2 पाई का, पूरा 360 डिग्री का, क्लियर। सो व्हेन द डिस्टेंस इज x, जब लैम्डा डिस्टेंस है, जब ये डिस्टेंस लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई का, फेज चेंज कितना है, 2 पाई का। बट हमें कहां तक निकालना है, डिस्टेंस x तक, डिस्टेंस कहां तक निकालना है, x तक। जब डिस्टेंस x तक है तो फेज कितना चेंज होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई बाय लैम्डा, यूनिटरी मेथड, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। हमें तो यहां निकालना ना, इस पॉइंट पे, इस p पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है, क्लियर। So when the distance x, then the phase changes 2 pi by lambda into x. So put this in equation 1, equation A में, जो ये equation A निकाली थी हमने लास्ट में, इस equation में पुट करेंगे। So इसमें क्या करेंगे, यहाँ क्या था, फाई है, फेज चेंज फाई, इस फाई की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, इस फाई की जगह। बाद में क्या किया, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा वी नो, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 pi by t, this is 2 pi by t. So y is equal to r sin ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 pi by t माइनस 2 pi by lambda into x। तो यहां से मैं 2 pi by lambda कॉमन लूंगा, 2 pi by lambda कॉमन लूंगा, तो क्या आ गया मेरे पास, r sin 2 pi by lambda, इधर क्या आ जाएगा, lambda by t। y बिकॉज यहां से 2 pi by lambda मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 pi तो कॉमन हो गया, बट lambda नहीं है यहाँ, तो lambda by t माइनस x। And what is lambda by t? Distance upon time. Lambda is a distance, wavelength upon time. That is velocity v. V is the velocity of wave. So हमारे पास कितना आ गया, y, ये y आ गया, y is equal to r sin 2 pi by lambda vt minus x, where v is the velocity, t is the time at which we see the displacement y. टाइम t पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y, r क्या है, एम्पलीट्यूड, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, x क्या है, डिस्टेंस जहां तक वो वेव आगे ट्रैवल करी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव एसएचएम ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, क्लियर। अब पॉजिटिव x एक्सिस में जब वेव जा रही थी तो हमारे पास क्या आया, vt माइनस x, क्या आया, vt माइनस x। तो अगर वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो क्या आ जाएगा, बस vt प्लस x हो जाएगा। ये देखो, जब वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही हो तो वेव इक्वेशन कितनी होती है, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन r sin 2 pi by lambda vt प्लस x, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी तो vt माइनस x, क्लियर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। नाउ व्हाट इज दिस 2 pi by lambda, this 2 pi by lambda we write it as k, we write it as k, this 2 pi by lambda, this is the angular wave number। हमने इस k को क्या बोला, एंगुलर वेव नंबर बोला। एंगुलर वेव नंबर किसके इक्वल है, 2 pi डिवाइड बाय वेवलेंथ, इसके किसके इक्वल है, एंगुलर वेव नंबर k के। तो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी r sin 2 pi by lambda, इसमें 2 pi by lambda की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, क्लियर। 2 pi by lambda की जगह क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो 2 pi by lambda को अगर हम k लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, r sin k vt माइनस x, यहां क्या हो जाएगा, r sin k vt माइनस x, यही हो जाएगा ना, r sin k vt माइनस x। अब जब इसको k को हम अंदर ले जाएंगे तो इधर kx आ जाएगा, इधर k vt आ जाएगा, ठीक है, उधर kx आ जाएगा। अगर इस k को मैं अंदर ले गया ब्रैकेट में तो k vt और kx, एंड व्हाट इज k इंटू v, अगर आप k की वैल्यू डालेंगे और v की वैल्यू डालेंगे, k इंटू v इज ओमेगा, k इंटू v इज ओमेगा। तो इसलिए हमारे पास ये आया
आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या आया? आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत इजी डेरिवेशन है। हमारे पास सबसे पहले क्या था? आर साइन ओमेगा टी माइनस फाई था, ये जो ग्रीन कलर में लिखा है इक्वेशन ए। उसके बाद हमने फाई की वैल्यू निकाली। फाई की वैल्यू निकालने के बाद ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखा हमने, ठीक है। यहां पर भी अगर देखो आप 2 पाई बाई लैम्डा को क्या लिखा है? के, तो ये के एक्स, तो यही आखिरी में इक्वेशन आई ना हमारे पास, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर? दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अगर सपोज जो ओ पॉइंट है जहां से हमने वेव स्टार्ट करी थी, ये वाला पॉइंट, यहां पर ही पहले से ही कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस होता, तो हम वो फेज डिफरेंस भी इस इक्वेशन में क्या कर देते? ऐड कर देते। क्लियर? तो वैसे इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बट इफ द वेव हैज इनिशियली सम फेज फाई नॉट, फेज डिफरेंस है तो यहाँ फाई नॉट क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो माइनस के माइनस साइन आएगा, ये याद रखना है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है तो इधर प्लस के एक्स आएगा। ये हमने डिराइव करके देख लिया। क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। याद रखना है क्या है? दिस इज द इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। बहुत इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही हो, और जब वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। सो नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग दिस वेव। हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में ऑसिलेशंस में। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का, ये वाला, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से मीन पोजीशन से, ये वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्लियर? नेक्स्ट इज वेवलेंथ। हमने पढ़ लिया वेवलेंथ क्या होता है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग द टाइम any one particle of medium completes one vibration about its mean position, or we can say the distance between the crest and the trough of the wave is wavelength. In case of compression and rarefaction, compression का सेंटर और rarefaction के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है that is wavelength। ठीक है। नेक्स्ट इज angular wave number. So what is angular wave number? It is 2 pi times the wave number waves that can be accommodated per unit length. हमने पढ़ लिया k की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद रखना है 2 pi by lambda. Next is frequency. Frequency is the number of vibrations completed in a particle per second. और हमने frequency को क्या पढ़ा था कल oscillation में, mu is equal to 1 by t. This is frequency. Next is angular frequency. Angular frequency is omega, that is equal to 2 pi mu. इसको हम oscillations में भी पढ़ चुके हैं. Clear? So these are some important terms regarding this. Next is time period. Frequency और time period में relation यहाँ भी लिखा हुआ. What is time period? It is equal to the time taken by the wave to travel the distance equal to one wavelength. That is time period. जितना एक wavelength को travel करने के लिए, मतलब यहाँ से suppose यहाँ तक क्या एक wavelength, तो यहाँ से wave को यहाँ जाने में जितना distance लगेगा, that is time period. Clear? Next is speed of traveling wave. अब हमारे पास क्या है, सिंपल से टर्म्स में बताता हूं. हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट था y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है. अगर हमें वेव की स्पीड निकालनी है कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, है ना. इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा. तो इसको देखो क्या लिखा है, पॉइंट ए ऑन द पीक, पॉइंट ए ऑन द पीक गोज ओवर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ए डैश ऑन द पीक. अब ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी या स्पीड हम कैसे देखेंगे, जब वेव आगे मूव कर रहा है, मतलब वो वाला पॉइंट आगे मूव कर रहा है. सपोज ये पॉइंट था वेव का, ठीक है ना, ए पॉइंट, ये क्या कर रहा है, आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो सपोज पॉइंट कहां आ गया, ए डैश पे आ गया, है ना. ऐसे ही ये वाला पॉइंट क्या है, आगे मूव कर गया. ठीक है, क्लियर. तो वेव क्या कर रही है, बेसिकली आगे मूव कर रही है. तो देखिए क्या लिखा है, पॉइंट ए ऑन द पीक गोज ओवर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ए डैश. तो ए पॉइंट कहां चला जाएगा, ए डैश पे चला जाएगा. ये एक ही वेव है, बस ये डॉटेड क्या है, जो बाद में वेव बन रही है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वही वेव. सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन फेज इज कांस्टेंट. अब ये वेव आगे ट्रैवल कर रही है, तो ये, और ये पॉइंट क्या है, बस ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा. ये कब होगा ऐसे, ठीक है, जब फेज कांस्टेंट हो. अगर फेज कांस्टेंट नहीं हो तो मैंने आपको बताया था साइन अलग स्टार्ट होता है, कॉस अलग. पर ये तो क्या है, ये वेव यहीं पर आगे स्टार्ट हो रही है, बस ये पॉइंट आगे चला जाएगा. दैट मींस फेज कांस्टेंट होना चाहिए. फेज कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसमें फेज कौन सा है, ये जो साइन के अंदर वाली टर्म है. दैट मींस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कांस्टेंट. What that means, omega t minus kx should be constant. ठीक है. तो जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे स्पीड निकालने के लिए, दैट मींस इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंशिएशन इसका क्या होना चाहिए, जीरो.
यही तो मतलब होगा ना। सो डिफरेंशिएटिंग दिस ओमेगा टी माइनस के एक्स, हम इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो क्या आएगा ओमेगा टी में ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1। सो यहाँ आ जाएगा ओमेगा माइनस के एक्स, के क्या है वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई भी कांस्टेंट है और वेवलेंथ भी कांस्टेंट है वेव की, और पर चेंज क्या हो रहा है एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स आगे चेंज हो रही है, ठीक है। वेव जैसे जैसे मूव कर रहा है आगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से निकलेगा, हम उसको राइट साइड ले जाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू k dx बाई डी टी। एंड व्हाट इज दिस dx बाई डी टी, x डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, दैट मींस दिस dx बाई डी टी इज वेलोसिटी। सो हमारे पास क्या रिलेशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k, जो भी हमने यूज भी किया था। हमने जब इसमें मैं आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बता रहा था, तो यहां मैंने आपको बोला था अगर ये k को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर इस साइड, यहाँ 2 पाई बाय लैम्डा को k लिखेंगे और इस k को v से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आता है, k इंटू वी, दिस इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ फाइंड आउट भी किया कि ये जो k इंटू वी आया, k इंटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, v वेलोसिटी ऑफ वेव, बट इज k इज द एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल है। ओमेगा 2 पाई न्यू, k 2 पाई बाय लैम्डा, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर और वेलोसिटी निकालेंगे। तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वेलोसिटी, आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लैम्डा। सो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू द वेवलेंथ। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने यहाँ निकाला, क्लियर। तो याद क्या रखना है, जो स्पीड ऑफ वेव है उसका फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k, क्लियर। ओमेगा भी आपको क्लियर है, 2 पाई बाय टी होता है, और k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो वहां से हम भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है कि दो वेव्स हैं या दो से ज्यादा वेव्स हैं, अगर वो एक दूसरे में टकरा रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो क्या करती हैं, एक तो एक दूसरे का पाथ ऑल्टर नहीं करती, और एक दूसरे जहां पर क्रेस्ट से मिलता है वहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जहां क्रेस्ट ट्रफ से मिलता है वहां एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो इसको पहले मैं समझाता हूं। सपोज ये वेव है मेरे पास, एक वेव, ठीक है, और ऐसे ही एक दूसरी वेव है, सपोज यहां से ऐसे स्टार्ट है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट क्या मिलते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव क्या आएगी, इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो कैसी आएगी, ऐसी आएगी, कोई वेव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ क्रेस्ट इसका ट्रफ पे कैंसिल कर दिया, इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट को कैंसिल कर दिया, तो वेव नहीं आएगी। बट अगर ऐसा हो कि मेरे पास एक वेव ये है और दूसरी वेव भी ऐसे सेम इसी डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये सुपर इम्पोज हो जाएंगी और एम्पलीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, सुपर इम्पोज हो जाएंगी, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब हम सपोज दो स्पीकर्स में गाने सुन रहे हैं और एक साथ हमने गाने लगाए, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी है उसकी, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करें, तो हमारे को आवाज ज्यादा सुनाई देती है ना, क्यों, क्योंकि आवाज उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है साउंड वेव का, ठीक है, वही है ये, बट दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सो व्हेन एनी नंबर ऑफ वेव्स meet simultaneously at a point in a medium, then the net displacement of point and time is the algebraic sum of displacement due to each wave। वो क्या होता है, सम हो जाता है, जो net displacement है that is equal to algebraic sum। algebraic sum मतलब if y1 is the amplitude or displacement of one, y1 is the displacement of one wave and y2 is the displacement of other wave, then y1 plus y2 is the displacement of resultant wave। और amplitude भी ऐसे ही, जैसे displacement वैसे ही amplitude, clear। So it implies that the overlapping waves do not in any way alter the travel of waves। Suppose मेरे पास दो वेव हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक वेव ये है और एक वेव ये है, ये वेव इस डायरेक्शन में आ रही है, एरो बनाया मैंने, और ये वेव इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, तो पास पास आएंगी। जब वो पास आएंगी तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वेव, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ये वेव बन रही है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या होगी, ये वाली जो वेव है जो इधर से आ रही थी, ये इधर निकल जाएगी, और ये वाली वेव है ऐसे की ऐसे इधर निकल जाएगी। उन्होंने एक दूसरे के ट्रैवल को प्रॉब्लम नहीं डाला, वेव के ट्रैवल में प्रॉब्लम नहीं आई, जो वेव उधर जा रही थी वो उधर ही चली गई, जो इधर जा रही थी इधर ही चली गई। बस एक पॉइंट पे यहाँ क्या हुआ, कुछ सुपर इम्पोजिशन हुआ, जिसके कारण ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई थी वो वाली वेव आ गई हमारे पास, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये रिजल्टेंट वेव आ गई, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया उस वेव का। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव,
क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें और भी कुछ है आगे इन वेव्स के बारे में, एप्लीकेशंस हैं, अब इसको पढ़ना। जनरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक डेरिवेशन है इसमें। कौन सी डेरिवेशन है? प्रोग्रेसिव वेव की डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही हो, एंड y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हो। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस के एक्स आएगा उसमें, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्लस के एक्स आएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, और यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स, साथ में आर साइन दोनों में आएगा। क्लियर? सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।